ओके, आज हमने इनपुट जो डिवाइसेस थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी लास्ट क्लास में। तो आज हमने डिस्कस करनी है आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस में जो है वो ये थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, तो उसमें हम सिर्फ आज एक किस्म की आउटपुट डिवाइसेस, जिनको कि हम डिस्प्ले डिवाइसेस कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। बाकी जो दूसरी डिवाइसेस हैं, प्रिंटर्स हैं, वो हम उनको फिर कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले देख लें कि आउटपुट क्या होती है और ये कितने कितने टाइप की जो है वो आउटपुट होती है। तो आउटपुट है क्या, ये इस वट एवर वी गेट फ्रॉम कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग, उसको आउटपुट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये आउटपुट जो है ये भी बाइनरी फॉर्म में होती है। जिस तरह से इनपुट जो है, जब आप कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं तो वो बाइनरी फॉर्म में होती है। तो जो आउटपुट है वो भी कंप्यूटर से जो आपको मिलती है वो बाइनरी फॉर्म में मिलती है। तो ये जो आउटपुट डिवाइसेस है, इनका ये काम होता है कि ये फिर उसको ट्रांसफर करते हैं इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो एक शुरू में शुरू के एक लेक्चर में हमने एक देखा था, एक साइकिल एक देखा था कि जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये क्या करता है कि फर्ज करें कि ये एक ह्यूमन रीडेबल एक फॉर्म में कोई चीज़ है, जैसे करेक्टर्स हैं या नंबर्स हैं, तो उनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देता है। तो कंप्यूटर से जब उसको बाइनरी फॉर्म में मिलता है, तो ये जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये क्या करती हैं, ये उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इन डिवाइसेस का बेसिकली पर्पस जो है वो यही है। In human computer interaction, output is information processed by the computer program, produced by the computer program and perceived by the user. तो ये जो फिर आउटपुट डिवाइसेस है, ये क्या करेंगी कि ये हमें वो जो आउटपुट मिली है उसको हमें ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो है वो उसको कन्वर्ट करेंगी। तो आउटपुट दो तरह की होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है और जो हार्ड कॉपी है वो फिजिकल फॉर्म में होती है। तो दोनों में मजीद इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, इट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और जो हार्ड कॉपी आउटपुट है वो फिजिकल फॉर्म में होती है। सॉफ्ट कॉपी चूँकि जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, इसलिए इसको टच नहीं किया जा सकता। और जो हार्ड कॉपी है, ये चूंकि फिजिकल फॉर्म में होती है, तो इसको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इट एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिकली इनसाइड द कंप्यूटर, और हार्ड कॉपी आउटपुट जो है इट एग्जिस्ट फिजिकली ऑन सम मीडियम लाइक पेपर। फिजिकल मीडियम जो है जैसे पेपर है, इस टाइप का मीडियम जो है वो होगा। और जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, इट्स टेम्परेरी फॉर्म आउटपुट। टेम्परेरी हम इसलिए कहते हैं, कंप्यूटर को हम बंद करेंगे तो जो आउटपुट है वो भी डिसअपेयर हो जाएगी। लेकिन हार्ड कॉपी ये परमानेंट है। इसका मतलब है कि इसका कंप्यूटर को ऑन करे ऑफ करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आउटपुट जो है वो आपके पास जो है वो मौजूद रहेगी। और सॉफ्ट कॉपी जो है ये एडिटेबल होती है, इसमें आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। और जो हार्ड कॉपी है ये एडिटेबल नहीं होती। जो जो चीज़ आपने फिजिकली एक पेपर में आपने जैसे प्रिंट के लिए, तो वो जो है वो फिजिकल फॉर्म में आ गया, तो उसको आप फिर चेंज आप उसको जो है वो फिर आप उसे उसको नहीं कर सकते आप, वो उसमें कोई चेंज जो है पॉसिबल नहीं होती। तो इस बेस पे हमारे पास जो है वो दो तरह की डिवाइसेस होती हैं। एक हम जिनको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं, दूसरे जिनको हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनको हम डिस्प्ले डिवाइसेस, डिस्प्लेज या विंडोज भी कहते हैं। These are devices which are used to just view the electronic और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। अब यानी कि आप उसको टच तो कर नहीं सकते, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है वो एग्जिस्ट कर रही है या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर हम उसको व्यू करेंगे इनसाइड द कंप्यूटर। तो ये डिस्प्ले डिवाइसेस इसको कहते हैं। सिर्फ आपको ये आप समझ लें कि जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट होती है। और जो भी आप देखें मॉडर्न, जाहिर सी बात है हम लोगों ने जो देखा है वो मॉडर्न कंप्यूटर्स देखे हैं, तो उसमें हमने देखा है कि एटलीस्ट जो है वो एक डिस्प्ले डिवाइस जो ज़रूर होती है उसके साथ अटैच होती है, ताकि हम देख सकें हम जो भी कर रहे हैं उसको उसकी आउटपुट है या जो भी है वो हम उसको जो है वो हम उसको देख सकते हैं। तो इनको सिंपली जो है वो अब डिस्प्लेज या मॉनिटर्स भी कह देते हैं। तीन तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये CRT वैसे ये है कि ये तो इस वक्त ऑब्सोलीट हो चुकी हुई है।
ये बहुत कम आपको नजर आएगी, लेकिन हम जस्ट एक इसको एक हिस्टोरिकल पर्पस के लिए हम उसको डिस्कस कर लेंगे। LCDs हैं जो लेटेस्ट उसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है, और इसके अलावा प्लाज्मा डिस्प्लेज हैं। तो ये तीन टेक्नोलॉजीज इसकी जो मीटर्स है, इनको हम जो है डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम उनको डिस्कस करें, हम उनकी फीचर्स देख लेते हैं जिनकी बेस पे हम इनको इनका एक कंपैरिजन एक दूसरे के साथ जो कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइज है। साइज ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड डायगोनली। तो इसमें इस तरह से होता है कि जब भी आप कभी को डिस्प्ले लेने चाहें, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कि आपको किस साइज का चाहिए। तो आप ये बताते हैं नहीं 29 इंच का चाहिए, क्योंकि आजकल LCDs काफ़ी कॉमन है। तो 29 इंच, 32 इंच, इवन जो है वो 80+ 85 इंच इस तरह की डिस्प्लेज भी जो है अवेलेबल हैं। फिर जो है वो कर्व्ड LCDs भी, जो LEDs है वो भी आ गई हैं। तो ये इनका साइज जो है वो हम मेजर करते हैं डायगोनली फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। तो ये जो भी साइज होता है ये इस तरह से डायगोनल होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो है वो नहीं होता। तो जो मोस्टली जो CRTs हैं वो बहुत बड़े साइज में अवेलेबल नहीं थे। आई थिंक जो लार्जेस्ट साइज था कुछ CRT का वो 29 इंच था। लेकिन LCDs जो है ये इनको बहुत बड़े साइजेस में बनाना पॉसिबल है, और ये टिपिकली जो है वो 29 32 इंच या 40 इंचेस में जो है ये आम अवेलेबल है। कॉमनली अब देख लें इनकी प्राइस को इतनी कुछ ज़्यादा जो है वो नहीं है। फिर ये है कि इनका कलर क्या है। अच्छा, वो शायद आप लोगों ने वो दौर नहीं देखा हुआ जिस दौर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, या मोनोक्रोम टीवी जो है वो टेलीविजन जो है वो होते थे। वो ज़्यादातर जो है वो CRTs जो है ना वो होते थे। आजकल जो कलर्स हैं, आजकल जो ये डिस्प्लेज हैं, ये जो भी टीवी है, ये सारे के सारे जो कलर, इनको हम कलर डिस्प्लेज कहते हैं। और ये RGB कलर मॉडल को फॉलो करते हैं। जो हमने देखा था कि वो एडिटिव कलर मॉडल होता है, जिसमें के कलर जो है वो हमारे पास तीन तीन जो फंडामेंटल कलर है, रेड, ग्रीन और ब्लू। और जो कलर्स है वो इन्हीं के तीनों के मिलने से जो है वो बनते हैं। और जो कलर डेप्थ की अगर हम बात करें, तो जो मॉडर्न है इनकी जो 32 बिट तक कलर डेप्थ। इसके अलावा रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन मतलब ये है कि उनके उनमें नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है वो कितने हैं। तो नंबर ऑफ ये भी उसकी एक उसका इम्पोर्टेंट फीचर होता है। जितने अच्छे उसकी रेजोल्यूशन होगी, उतना उसका इमेज क्वालिटी वो बेहतर होगी। रिफ्रेश रेट है, उसका मतलब है कि वो जो डिस्प्ले जो जो इमेज है वो कितनी दफ़ा जो है वो रीड्रॉ होता है, या री उसको कह लें कि वो रिफ्रेश होता है, तो उसको हम रिफ्रेश रेट जो है वो कह देते हैं। अब वैसे ही ये ज़्यादातर जो है ये सिर्फ CRT डिस्प्लेस पे जो अप्लाई होता है, क्योंकि उसमें जो इमेज है वो एक इलेक्ट्रॉन रे जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है वो बनाती है। तो इस वजह से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो जो इमेज है वो कितनी दफ़ा रिफ्रेश हुआ है। फाइनल जो है वो है डॉट पिच। डॉट पिच हम ये कहते हैं, जो पिक्सल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, हम उसको जो है वो डॉट पिच कहते हैं। तो जितने छोटे पिक्सल्स होंगे, उतना जितना उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो कम होगा, तो इसका मतलब है कि उतनी उनकी जो उनकी रेजोल्यूशन, उनकी इमेज क्वालिटी जो है वो कम होगी। तो टिपिकली ये 5 फीचर्स है जिनकी बेस पर हम डिस्प्लेस को एक दूसरे के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं CRT। ये जैसे देखें कि दिस इज द डॉट पिच तो है कि इसके दरमियान में ये डिस्टेंस दो सेम कलर के पे, अगर ये देखें, जैसे इसमें आप देखें तो इसमें 3 कलर के पिक्सल हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो होता बेसिकली क्या है कि अगर तो मोनोक्रोम मॉनिटर है तो उसमें तो एक पिक्सल होगा, लेकिन अगर वो कलर मॉनिटर है तो उसमें 3 कलर के पिक्सल होंगे। यानी एक पिक्सल में फिर 3 सब पिक्सल जो है वो होंगे, एक रेड कलर का, एक ग्रीन और एक ब्लू कलर का। तो हमने जब डॉट पिच में लेनी है तो वो हमने लेनी है सेम कलर के पिक्सल के दरमियान में। सेम कलर का जो पिक्सल है उसके दरमियान में जो है वो डिस्टेंस कितना है। तो इसलिए जो है वो उसको हम पे डॉट पिच जो है, ये नहीं कि दो 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 पिक्सल हो चाहे वो डिफरेंट कलर के हों, ये नहीं। सेम कलर का जो पिक्सल है उसके दरमियान में जो है वो कितना डिस्टेंस है, उसको हम डॉट पिच कहते हैं। फिर उसके अलावा ये है कि नहीं, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं वीडियो डिस्प्ले अडॉप्टर्स। इसको ग्राफिक्स कार्ड भी कहते हैं, वीडियो कंट्रोलर भी कहते हैं। और ये बेसिकली होता क्या है कि इसका इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो कंप्यूटर से आउटपुट मिलती है, ये एक तरह का प्रोसेसर इसके अंदर लगे होते हैं। वैसे जो ये इसको GPU भी कह देते हैं, समटाइम इसको GPU भी कहते हैं। GPU स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स
प्रोसेसिंग यूनिट। जिस तरह से सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इस तरह से जीपीयू होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक्चुअली इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी आपने कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है, फिर उसके हमने जैसे देखा था कि एक इमेज भी होता है, तो उसमें भी ये होता है कि उसकी पोजीशन, उसका कलर होता है कि उसका कलर कौन सा, पोजीशन कौन सी है। तो इसी तरह से डिस्प्ले डिवाइसेस में होता है कि जब कोई चीज़ को इमेज डिस्प्ले करना है, तो उसमें ये देखना कि उसका कलर और उसका उसका जो है वो पोजीशन क्या होगी, ये फिर कंटिन्यूस एक टास्क होती है। और ख़ासतौर पे ऐसी चीज़ कि जिसमें आजकल जैसे कि जो डॉट पिक्चर सॉरी जो उनकी कलर डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा होगी, 32 बिट तक जो है वो कलर डेप्थ होगी। इसका मतलब है कि 4 बाइट्स की जो है वो एक पिक्सल सिर्फ उसका कलर जो है उसको रिप्रेजेंट कर, लेकिन हमें 4 बाइट्स जो है वो चाहिए। तो इसके लिए इसको फिर डिस्प्ले करने की, सिंपल इमेज को डिस्प्ले करने के लिए भी काफ़ी कंप्यूटेशन पावर चाहिए। तो अगर हम सीपीयू को पे सारा लोड डाल देंगे, तो फिर वो बाकी का काम उसका जो है वो फिर इफेक्ट होगा। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि ये जो ग्राफिक्स कार्ड है, ये जो जीपीयू है, ये अलग से जो है वो उसमें जो है वो बिल्ड कर दिया जाता है। तो इसका जो फंक्शन होते हैं इसके जो जीपीयू के या वीडियो वीडीए के कह लें कि वीडियो ग्राफिक्स अडॉप्टर के, उसमें ये होता है कि एक तो रेजोल्यूशन को कंट्रोल करता है कि उसकी जो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन है, नंबर ऑफ कलर्स को, और इसके अलावा जो है वो स्पीड को कंट्रोल करेगा कि जिस स्पीड से जैसे आप गेम्स अब खेल रहे होते हैं ना, अगर आप जैसे किसी को गेम्स खेलने का शौक है, तो उसमें देखें कि अगर आप वो जो शौकीन लोग हैं वो काफ़ी काफ़ी जो हैवी किस्म का जीपीयू जो है उसको यूज़ करते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर कोई हैवी किस्म की जो गेम है अगर आप खेल रहे हैं, तो उसमें अगर जीपीयू अच्छा नहीं लगा होगा, तो फिर ये होगा कि जो इमेज है वो रुक रुक के चलेगा। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप फिर क्या करें कि अच्छा जीपीयू उसमें जो है इस्तेमाल करें। तो इसमें जो है इसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो ये थी कि जो सबसे जो पहला था उसको हम कहते थे वीजीए, सिंपल वीजीए कहते थे, वीडियो ग्राफिक्स करें। और ये तकरीबन जो है 16 से 256 कलर को सपोर्ट करता था। और इसकी जो रेजोल्यूशन थी, जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन जिसको सपोर्ट करता था, वो थी 640 इंटू 840। तो शुरू के जो सीआरटी डिस्प्ले थे उसमें ये यूज होता था। उसके बाद एसवीजी है, ये इसमें रेजोल्यूशन थोड़ी सी इंक्रीज होगी, कलर दो रेजोल्यूशन आ गए इसमें, दो ग्राफिक्स मोड इसमें 800 इंटू 600 और 1024 इंटू 768 और अप टू 256 कलर जो है ये सपोर्ट करता था। और उसके बाद जो है वो एक्सटीए एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे, इसमें ये जो है ट्रू कलर को भी सपोर्ट करता था और इसकी रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी थी। और ये जो 17 एंड 19 इंच के जो मॉनिटर्स थे, जो सीआरटी मॉनिटर्स की हम बात करें, उनको ये करते हैं। तो यूएक्सी है, अल्ट्रा एक्सटेंडेड ग्राफिक्स अरे। और ये जो है ये आप कह लें कि ये एलसीडीज के लिए बना है, जो एलसीडीज में इस्तेमाल हुआ था। इससे पहले मोस्टली ये जिस दौर में ये तीन जो है वो डेवलप हुए थे, उस दौर में जो है वो उस दौर में ये था कि जो है वो एलसीडीज नहीं थी, तो ज़्यादा जो है ना वो एलसीडीज चूंकि नहीं थी, तो इसलिए जो है वो ये अब देख रहे हैं कि ज़्यादा ये रेजोल्यूशन को या ज़्यादा कलर डेप्थ को सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन अब चूंकि जो है वो एलसीडीज जो है वो आ गई है, एलसीडीज आ गई, तो फिर उसके बाद फिर ये इसमें देखिए कि इसकी रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी है। और इसके अलावा जो है इसकी कलर डेप्थ भी जो है वो बहुत ज़्यादा 32 बिट तक कलर डेप्थ को जो है ये सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने देखना है सीआरटी डिस्प्लेस। सीआरटी डिस्प्लेस जो है ये दिस वर मोस्ट कॉमनली, अब हम इसको कह सकते हैं दे वर, मतलब अब ये ऑब्सोल्यूट, अब आपको बहुत कम जो है वो नजर आएंगे। और ये बेसिकली कि थर्ड रे ट्यूब, आप इससे फेमिलियर होंगे, केमिस्ट्री वाले खासतौर पर जो है वो इससे फेमिलियर होंगे, उसके बेस पे बना हुआ था। थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती थी। इसमें ग्लास स्ट्रक्चर होता है, ये आपको पता ही है ना, वो आपने वो पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, क्यों भाई? एनीबॉडी कैन टेल मी क्या होता है जी वो कैथोड रे ट्यूब क्या होती है? सीआरटी मतलब ये जो आपने कैथोड रे ट्यूब है, ये क्या पर्पस है इसका? कुछ पहले आपने पढ़ी होगी, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको आपने डिस्कस किया हुआ है पहले? सर हमने इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं किसी भी वैक्यूम सरफेस पे सर, तो हमें इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं जो आउटपुट की फॉर्म में हमें वेव फॉर्म उनकी मिल रही होती है, एक कंस्ट्रक्टिव और दूसरा हमारे पास डिस्ट्रक्टिव की फॉर्म में।
हाँ, न्यू मेहल में वो फेराडे का कोई एक्सपेरिमेंट है, ऐसी है ना, जी सर। जी जिसमें सर। वो ये एक्चुअली कह लें कि वही जो फेराडे की जो ट्यूब थी ना, ये उसी की थोड़ी सी एक एक मॉडिफाइड फॉर्म। तो ये सारा ग्लास का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर टोटल वैक्यूम होता है। इवन इसको जब तोड़ते हैं या इसको जब डैमेज, इसको अगर ये जैसे पहले यूज होते थे, तो फिर इसको बड़ी एहतियात से करना पड़ता था, क्योंकि अगर ये गिर जाए, लेट्स से ये गिर गया, तो फिर काफी वो धमाका से एक होता है। तो उसका एक सिस्टम होता था कि इसके पीछे एक वो छोटा सा कोई पुर्जा लगा होता था, तो उसको तोड़ते थे तो फिर इसका वैक्यूम जो खत्म हो जाता था। तो इसमें एक कैथोड होगा, जो कि आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल होता है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और दो इसके अंदर जो है वो एनोड्स हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं। और ये इस तरह से आप देखेंगे डिस्क की फॉर्म में उनके सेंटर में एक पोल है। तो कैथोड से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। और उसके अलावा इसमें यहाँ पे एक फोकसिंग एनोड भी है, जो कि कंट्रोल करता है कि ये बीम जो है ये फोकस रहे। ये जो है फिर मतलब एक जिस तरह से बिल्कुल आप देख रहे हैं ना कि शार्प बीम जो है वो बन रही है। और इसके इस तरह कॉलर के ऊपर जो है ये आउटसाइड इसके बाहर होती थी, ये डिफ्लेक्शन कॉइल लगी होती थी। तो होता इस तरह से था कि अभी इसको मैं आगे चल के भी एक्सप्लेन करता हूँ अगली स्लाइड में। ये एक इलेक्ट्रॉन गन है, जो मोनोक्रोमोमीटर है उनमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, और जो कलर मोनीटर है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन गन होती है। वो एक हर कलर के लिए जो है वो एक गन होगी। तो इसमें इस तरह से पिक्सल जो है वो बने होंगे, लाइक जस्ट लाइक डॉट्स। ये डॉट्स है, ये बहुत छोटे छोटे आपको जिस तरह से डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, तो इस तरह से दीज आर पिक्सल। अब इस इलेक्ट्रॉन बीम ने क्या करना है कि प्रिसाइजली इस पिक्सल के ऊपर जाके गिरते हैं। इसको इस तरह से जो है वो कंट्रोल करते हैं कि वो इस पिक्सल के ऊपर जाके जो है वो स्ट्राइक करे। तो जब ये पिक्सल पर स्ट्राइक करती है तो वो अच्छा, इसके सामने ये जो सामने का इसका जो ये तो वो है जहाँ पे व्यूअर होते हैं, हम जो इसके ऑपोजिट बैठ के देख रहे होते हैं। और इसके जो बिल्कुल बैक पे जो है वो फास्फोरस या किसी लुमिनस मटेरियल की कोटिंग होती है। तो ये आपको पता है जो फास्फोरस होता है, जब उसके ऊपर लाइट गिरती है तो फिर ये ग्लो करता है। तो उसी चीज को हम यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम जब फास्फोरस पे गिरती है तो फिर वो ग्लो करता है। अच्छा, अब इसमें ये है कि हमने इस तरह से करना है कि इसने इलेक्ट्रॉन बीम ने इस तरह से करना है कि पहले एक पिक्सल पे स्ट्राइक करना है, फिर उसके बाद दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर उसके बाद फिर उसने इस तरह से रोज होंगी ना पिक्सल की, तो फिर उसने अगली रो पे आ जाना है, फिर अगली रो पे आ जाना है। अब ये प्रोसेस मतलब वैसे लगता है काफी स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन इनफैक्ट ये एक सेकंड में कई कई दफा कंप्लीट होता है। अप टू 120 टाइम्स जो है ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होता है। टिपिकली जो है वो ये है कि ये 60 टाइम्स होता है, लेकिन अप टू 120 टाइम्स जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है कि एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक ये इलेक्ट्रॉन बीम एक एक पिक्सल को जाके जो है वो स्ट्राइक करती है। तो वो फिर इमेज बन जाता है। मतलब जो भी इमेज है वो फिर वो इमेज जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसका तरीकेकार क्या है वो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है वो मैं आपको बता देता हूँ कि CRT और कैथोड रे ट्यूब इज पिक्चर ट्यूब, इसको हम क्या कहते हैं, पिक्चर ट्यूब कहते हैं इसे। द बैक ऑफ ट्यूब हैज नेगेटिव चार्ज कैथोड नोन एज इलेक्ट्रॉन गन। उसको कैथोड को इसकी जो कैथोड होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन गन शूट्स इलेक्ट्रॉन डाउन द ट्यूब onto a charge screen coated with phosphorus. The screen is coated with a pattern of dots that glow when struck by the electron stream. Each cluster of 3 dots, one of each color, RGB creates 1 पिक्सल। तो अगर मोनोक्रोम होगा या ब्लैक एंड व्हाइट जिसको हम कहते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं, उसमें एक ही पिक्सल होगा। लेकिन जो कलर होंगे उसमें एक पिक्सल के फिर फर्दर 3 सब पिक्सल होंगे। यानी एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर, ब्लू कलर का। The image of on the monitor screen is usually made up of from at least 10,000 of such tiny dots glowing on command from the computer. And the closer the pixels are, the sharper the image on the screen. There are two electron guns, electromagnets around the collar of the tube, which deflect the beam. तो ये जो हमने देखा था ना, ये इसको हम कॉलर कहते हैं। ये बेसिकली मैग्नेट होते हैं, ये इसकी मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। यानी कि इसने यहाँ से स्कैनिंग स्टार्ट करनी है ना एक साइड से, फिर इसने मूव करना है, तो ये सारी की सारी मूवमेंट जो है ये ये जो डिफ्लेक्शन कॉइल में इनकी मदद से कंट्रोल हो रही है। कैलोमीटर हैज 3 इलेक्ट्रॉन गन्स, वन फॉर ईच कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है जी। तो इसमें एक जो है वो टेक्निक्स है कि हम किस तरह से जो है वो इमेज बना सकते हैं। जो एक बेसिक टेक्निक है उसको हम कहते हैं इंटरलेसिंग। इंटरलेसिंग में क्या होता है, ये दो टेक्निक्स हैं कि इंटरलेसिंग है
और दूसरे को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव स्कैन। तो होता इस तरह से है कि चूंकि ये एक इसने जब इलेक्ट्रॉन बीम में इनको पिक्सल को ड्रॉ करना शुरू करना है, तो इसने जो है वो क्या करना है कि पहली रो से, पिक्सल की पहली रो को इससे शुरू करना है, उसके बाद इसने अगली रो को छोड़ देना है, और फिर इसने दूसरी उससे जो नेक्स्ट रो है उसको ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद फिर इसने एक जो है वो रो को छोड़ देना है, फिर उससे अगली रो को ड्रॉ करना है। जब ये सारी ड्रॉ हो जाएंगी फिर उसने वापस आना है, अब उसने जो पहले जो रोज छोड़ी थी ना उनको ड्रॉ करना शुरू करें। तो इसका इनफैक्ट इसका जो फायदा क्या होता है कि ये जब भी ये इमेज ड्रॉ कर रहा होता है ना, तो आप ये समझ लें कि जब जो भी आप इमेज देख रहे होते हैं ना, वो आधा नया होता है आधा पुराना होता है। तो क्योंकि ह्यूमन आई इसकी कैपेबिलिटी तो इतनी ज़्यादा नहीं है, इतना बारीक डिफरेंस जो है उसको जो है वो नहीं देख सकता। तो हमें ऐसे लगता है कि हमें एक इमेज जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन इनफैक्ट क्या हो रहा होता है कि वो इमेज जो है वो जब रीड रहा होता है तो आधा इमेज नया होता है, आधा इमेज पुराना ही होता है। पुराना इमेज जो है ना वही हम उसको जो है वो हम उसको देख रहे होते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी स्पीड में होता है। आमतौर पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस स्पीड से इमेज ड्रॉ होता है, वो 60 हर्ट्ज मिनिमम इतनी तो होती है। 60 अप टू 120 हर्ट्ज तक की जो है वो हो सकती है। तो इसमें ये इतनी तेजी से प्रोसेस होता है कि हमें इस तरह से लगता है कि हमें कंटिन्यूस इमेज देख रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट क्या होता है कि जो इमेज देख रहे होते हैं वो आधा नया होता है, आधा जो है वो पुराना होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरलेसिंग। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द बीम स्कैन अक्रॉस द टॉप ऑफ द मीटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द बीम्स देन ब्लैंक and move back to the left side slightly below the previous phase, scan across the second line and so until the bottom left corner is reached. The beam is again blanked and moved back to the left of the start. In this process, either or even or odd number rows are drawn first. तो हम देख लेते हैं कि हमने इवन रोज को पहले ड्रॉ करना है या ओड रोज को। तो इवन ओड में से एक चूज कर लेते हैं, एक ड्रॉ करके एक को जो है वो छोड़ देते हैं। और ये प्रोसेस टिपिकली 50 to 100 टाइम जो है ना ये ड्रॉ होता है। 50 ये भी इतना भी कुछ मोनिटर्स होता है, लेकिन कुछ तो बहुत अच्छे मोनिटर्स है जैसे सोनी के, उनमें अप टू 120 टाइम्स जो है वो भी होता था उसके अंदर। तो अगर आपने कभी देखा हो अगर LCDs का कभी, तो इसमें ना फ्लिकर होता है। फ्लिकर का मतलब होता है कि इमेज जो है ना हिल रहा होता है। अगर आप उसके वीडियो बनाएं किसी कैमरे से या मोबाइल फोन से किसी CRT मॉनिटर की, तो फ्लिकर कर रहा होता है। आजकल तो वैसे बड़े रेयर हैं ये, लेकिन ये कि फिर भी अगर आपको कहीं पे मिल जाए तो आप देखें तो इस तरह लगता है कि इमेज जो है ना वो फ्लिकर कर रहा है, हिल रहा है। वो फ्लिकरिंग जो है इस तरह से हो रही होती है कि वो कंटिन्यूस इमेज जो है वो नहीं होता, वो इस तरह से जो है वो ड्रॉ हो रहा होता है। तो दूसरी जो टेक्निक है उसको प्रोग्रेसिव स्कैन कहते हैं। प्रोग्रेसिव स्कैन में क्या होता है कि जो इमेज है वो पूरा ड्रॉ होता है, यानी कि उसमें कोई रो छोड़ते नहीं है। पहले एक रो ड्रॉ करते हैं, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथी। तो इस तरह से इवन आउट का नहीं होता कि पहले इवन ड्रॉ करनी है और ड्रॉ करनी, सबको ड्रॉ करना है। तो इसका जो फ्लिकर है वो काफी कम होता है। इंटरलेसिंग की निस्बत जो है इसका फ्लिकर जो है वो काफी कम होता है। इसके अलावा ये एक और टेक्निक है, इसको हम कहते हैं शैडो मार्क्स, इसको हम कहते हैं। शैडो मार्क्स का जो है वो इसका जो पर्पज है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है जब वो पिक्सल पे टकराए तो बिल्कुल प्रिसाइजली पिक्सल के ऊपर गिरे, पिक्सल से वो दाएं बाएं ना हो। क्योंकि अगर वो किसी और जगह पे गिरती है तो फिर आपको सही इमेज जो है वो नजर नहीं आएगा, पिक्सल आपको अजीबोगरीब से नजर आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो ये डिस्प्ले स्क्रीन होती है ना, इससे बिल्कुल पहले ये देखें, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इससे बिल्कुल पहले जो है ना इस तरह से एक जाली से लगा देते हैं। ये बेसिकली एक जाली होती है, इसके अंदर सुराख होते हैं। तो इसका पर्पज होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली आके यहाँ पे स्क्रीन पर टकराने लगते हैं तो वो इस जाली में से गुजरते हैं। तो जाली में से जब गुजरते हैं तो फिर वो एक्स्ट्रा अगर कोई होंगे इलेक्ट्रॉन्स तो वो तो इस जाली के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएंगे, और यहाँ से बिल्कुल प्रिसाइजली जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर जाके पिक्सल के ऊपर ही गिरेंगे, पिक्सल से कोई दाएं बाएं नहीं होंगे। जैसे अगर आप ये देखें तो यहाँ पे दिखाया गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो दाएं बाएं हो सकती है तो वो फिर इस जाली के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर वो बिल्कुल अदरवाइज तो बिल्कुल पिक्सल के ऊपर जाके गिरेगी, पिक्सल से राइट और लेफ्ट जो है वो नहीं होगी। क्योंकि अगर वो स्क्रीन के ऊपर गिरती है ना तो चाहे यहाँ पे कोई अगर फास्फोरस की कोटिंग नहीं भी है तो फिर भी यहाँ पे ग्लो जो है प्रोड्यूस होगा, इस जगह पे ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो हम उस ग्लो को जो है वो रोकना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो हम इसको जो है वो इसको जो है ये शैडो मार्क्स को यूज करते हैं। ठीक है।
तो सिंपल, बिल्कुल सिंपली क्या होता है कि ये जो आप कह लें कि एक जाली सी होती है जिसके अंदर जितना पिक्सल का साइज है उस साइज के जो है वो सुराग होते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन भी प्रोसाइजली उसके ऊपर जो है वो गिरे। तो एक सोनी के बड़ी मशहूर जो है वो एक ट्रिनिट्रॉन उसकी टेक्नोलॉजी थी, बड़े मशहूर मॉनिटर होते थे ये, टेलीविजन होते थे बहुत मशहूर, शायद आपने सुना हो किसी ने इसके बारे में। तो वो वो भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते थे, जिसको कि हम अपर्चर ग्रिल जो है वो कहते थे उनसे। ठीक है जी। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लें तो सिया मीटर्स आर क्वाइट इनएक्सपेंसिव। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि ये सस्ते है थे बल्कि अब तो नहीं, खैर अब तो आपको मुश्किल ही है कहीं से मिले अब तो। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या था कि दे वर वेरी लार्ज इन साइज, दे कंज्यूम लॉट ऑफ पावर, क्रिएट लॉट ऑफ हीट एंड दे वर नॉट पोर्टेबल। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि जो ज्यादा से ज्यादा भी इसका जो साइज था ना वो 29 इंच था, मेरे ख्याल में इतना ही 29 इंच का शायद लार्जेस्ट होता था। लेकिन वो भी इतना इतना बड़ा था कि उसका उसका जो है ना वो उसको कह लें कि उसका साइज इतना बड़ा था कि उसको उठाना ही बड़ा मसला था, उसको उठाना ही बहुत बड़ा इशू था। तो उसको उठाया उठाया ही नहीं जा सकता था, इतना इतना जो है वो बड़ा, आप कह लें कि उसका उसका साइज है वो इतना इतना हैवी हो जाता था। तो उसको उठाना ही बहुत जो है वो तकरीबन समझ लेके नामुमकिन था। तो लेकिन वैसे ये था कि ये पावर बहुत ज़्यादा, इनको बैटरी पे आप नहीं चला सकते, या जिस तरह आजकल यूपीएस पर है तो यूपीएस पर नहीं चला सकते, बहुत ज़्यादा पावर जो है ये जो है वो कंज्यूम करेंगे। तो एक चीज़ ये होती है कि इनके साइज में एक तो ये होगा कि लार्ज इन साइज इस तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह से ये होता था कि जो सीआरटी होती है वो थोड़ी सी इस तरह से पीछे की तरफ जो है वो ग्रो की हुई होती है, तो उस वजह से इसका जो है वो इसकी थिकनेस भी काफ़ी जो है वो ज़्यादा होती थी इसकी। तो जो न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज या एलसीडीज हम कहते हैं, दे आर थिन फ्लैट लाइट वेट डिस्प्लेस, better image quality than CRT meters, available in variety of sizes from 1 inch to 108 inch, portable use in portable computer, consume less power, can be operated on battery and generate less heat। और इसकी जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन आजकल तो ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है। आजकल तो ये कॉमन है, हर जगह पे आपको जो मिल लेंगे। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैंने जो पहला एलसीडी मॉनिटर देखा था, बहुत पहले की बात है, उस वक्त मैं आई थिंक एफएससी का स्टूडेंट था, तो उस वक्त मैंने देखा था। तो वो फिलिप्स का था, और जब मैंने ये लाहौर में जो माल रोड है इसके ऊपर फिलिप्स वालों का शोरूम होता था, तो वहाँ पे मैंने इसको जो है वो वहाँ पे मैंने देखा। तो उसके ऊपर उसकी जो प्राइस थी वो मेरे ख्याल में कि 1 लाख से ऊपर जो उसकी प्राइस टैग जो है उसका लगा हुआ था। तो ये तकरीबन आप कह लें कि राउंड अबाउट शायद 98 की बात है, 98 के आसपास की जो है वो बात है। तो उस वक्त जब आप देख लें कि वो और वो इतना कोई अच्छा अच्छा जो है वो आप कह लें कि डिस्प्ले जो है वो नहीं था, बस नॉर्मल सा था। लेकिन उस वक्त चूँकि वो इतने कॉमन नहीं थे तो इस वजह से जो है वो उसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब तो खैर बहुत ही ये इनएक्सपेंसिव हो गए हैं, वो सस्ते हो गए हैं, और आपको 5-6 हज़ार में भी अच्छा जो है वो डिस्प्ले मिलेगा। यूज भी आप पाकिस्तान में तो यार यूज भी मिल जाते हैं, वो भी आप जो है वो उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम इससे पहले कि हम देखें कि वर्किंग किस तरह से करते हैं, तो हम ये देख लें कि लाइट क्या होती है। आई थिंक आपको लाइट थोड़ा सा आपको एलसीडीज खासतौर पर जो केमिस्ट्री वाले हैं इनको लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया जो है वो होगा, लाइट के बारे में भी इनको आइडिया होगा। तो मैं ब्रीफली जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि लाइट ऐसी बेसिकली हम इसको कहते हैं दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। और ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के, इस तरह से आप कह सकते हैं कि दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जब भी ये जो है जब आप लाइट जो है इट रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये होता है कि ये हर डायरेक्शन में जो है वो जाती है। तो इसके अलावा ये कि लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइज का हम इसका मकसद क्या, इसका कहने का मतलब ये है कि हम उसको फिर उसका जो एक कोई कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट, उसको जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो उसको हम कह देते हैं पोलराइज लाइट जो है वो हम उसको कह देते हैं। ठीक है।
तो इसकी जो पोलैरिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है। तो अगर हम क्या करें कि अगर हम उसके अगर पोलराइजेशन फिल्टर लगाते हैं तो हम उसको लाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर पोलराइज लाइट है और तो उसको फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम उसका उसका जो पाथ है उसके उसके अंदर कोई फिल्टर लगा दें तो उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि लाइट फिर वो जो है वो उसमें से पास जो है वो नहीं होगी। अच्छा, इसमें ये देखें कि जो एलसीडीज हैं, अच्छा फिर हमने देखना है कि एलसीडीज के लिए चार चीज़ें जो हैं वो आप कह लें कि होना ज़रूरी होती है। देयर फोर थिंग्स जो कि उसमें उसके लिए होना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है कि लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइज करने का मतलब ये है कि उसके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि ये हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं जो कि दे कैन ट्रांसमिट लाइट एंड चेंज पोलराइज लाइट, यानी कि लाइट की जो पोलैरिटी है उसको चेंज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल उसकी पोलैरिटी जो है वो कर सकते हैं। और फिर ये है कि हम लिक्विड क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। अगर उनकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल कर सकते हैं, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये कि हमारे पास जो है वो टाइनी जो ट्रांसपेरेंट सबस्ट्रेट होते हैं, उनका मतलब ये है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनको जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये फिर अपनी पोलैरिटी अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। तो हमारे पास ऐसे ट्रांसपेरेंट जो है वो ऐसे ऐसे कंडक्टर्स होने चाहिए जो कि लाइट जो करंट को जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि इनकी 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 ओरिएंटेशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये दो एनिमेशन है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये कि पोलराइजेशन फिल्टर जो है वो किस तरह से काम करते हैं। अच्छा यार, ये मेरे ख्याल में ये फ्लैश नहीं चलेगी क्योंकि ये मेरे पास ना सारी फ्लैश थी, तो फ्लैश अब इसको ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे पास ये सारे जो थे ना एनिमेशन थे, फ्लैश एनिमेशन थी। तो जो है ना ये जो है ना ये एनिमेशन जो है ना वो अब नहीं चलेगी। ये तो बड़ा मसला हो गया। चले खैर कोई नहीं, मैं वैसे इसको जो है ना वो देख लेते हैं, बाकी फिर जो है वो देख लेंगे। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस सर। ओके। तो ये जिस तरह से बताया कि चार चीजें इसमें, तो ये जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ना, ये फिल्टर है बेसिकली, दिस इज द फिल्टर। तो जब इस फिल्टर में से लाइट गुजरती है ना, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये हॉरिजॉन्टल फिल्टर है। ये क्या करता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइट है उसको ब्लॉक कर देता है, और जो सॉरी वर्टिकल लाइट को ब्लॉक कर देता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइट है उसको गुजरने देता है। क्योंकि लाइट इस तरह से होगी ना कि हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और जो तीसरी है इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगी। तो इसकी वजह से, इस फिल्टर की वजह से क्या होगा कि ये जो वर्टिकल है ना ये खत्म हो जाएगा, ये जो है ना ये खत्म हो जाएगा, और सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल ये जो है ये सिर्फ गुजर सकेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये वर्टिकल ये इस तरह से ये वर्टिकल है फिल्टर। तो जब यहाँ पे लाइट वेव आएगी ना तो फिर ये ब्लॉक हो जाएगी टोटली, ये गुजर नहीं सकेगी। तो रास्ते में जो है ना ये हमारे पास ये लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, इनका क्या होता है कि ये ना पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। अभी एनिमेशन नहीं चल रही है, अगर ये एनिमेशन ये वर्किंग में होती है तो फिर मैं आपको दिखाता है कि ये क्या होगा कि जैसे हम करंट अप्लाई करते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि ये जो क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं ना, ये अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं। यानी कि जो पहला क्रिस्टल होगा ना इसकी ओरिएंटेशन इस तरह से, अगर इस तरह से वर्टिकल है तो जो आखिरी होगा ना उसकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये क्रिस्टल्स जो हैं ये अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, उसके साथ साथ लाइट भी कर लेगी। तो लाइट जो है जिस वक्त अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेगी तो वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल मतलब आ जाएगा, उसमें कंपोनेंट आ जाएगा, तो फिर लाइट इसके अंदर से गुजर सकती है। तो अब हम सिंपली हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन बना हुआ है, तो इस ऑन ऑफ के बटन की वजह से क्या होगा कि जब हम इसको ऑफ करेंगे तो लाइट ब्लॉक हो जाएगी, जब ऑन करेंगे तो लाइट इसके अंदर से जो है वो गुजर जाएगी। तो यही प्रिंसिपल जो है वो एलसीडी के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है। तो एलसीडी के दो टाइप्स हैं, एक एक्टिव मैट्रिक्स है, दूसरी पैसिव मैट्रिक्स है। एक्टिव मैट्रिक्स जो है वो ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय वन ट्रांजिस्टर, और जो पैसिव मैट्रिक्स है इसमें टू ट्रांजिस्टर कंट्रोल
ऑल रो और कॉलम्स ऑफ पिक्सल। और जो एक्टिव मैट्रिक्स है इट्स ब्राइटर एंड शार्पर, जो पैसिव मैट्रिक्स है वो इतनी ब्राइट और शार्प नहीं होती। एक्टिव मैट्रिक्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव है, पैसिव मैट्रिक्स है वो लेस कॉम्प्लिकेटेड है, लेस एक्सपेंसिव है। और जो एक्टिव मैट्रिक्स हैं दे कंज्यूम मोर पावर, पैसिव मैट्रिक्स कंज्यूम लेस पावर। तो अब इसमें एक्चुअली ये क्या है कि जो इसका एक और तरीका भी होता है, वो भी आप जो है ना वो यूज कर सकते हैं। उसको भी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। उसको भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि जो पैसिव ये जो पैसिव मैट्रिक्स होते हैं ना, तो अगर आप इसका ये होता है कि अगर आप बिल्कुल इसके सामने बैठे हो ना, शुरू शुरू के कुछ मोबाइल रहते थे वैसे उसमें पैसिव मैट्रिक्स होता था, पैसिव मैट्रिक्स भी इतने कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका एक टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके बिल्कुल सामने इसके बैठे हो तो फिर आपको ये सही नजर आएगा, लेकिन अगर आप थोड़े से साइड पर हो गए हैं, साइड से इसको देखेंगे तो फिर आपको वो सही सही भी जो है वो नजर नहीं आता। तो इस तरह का जो डिस्प्लेज है ना वो पैसिव मैट्रिक्स होते हैं। जो एक्टिव मैट्रिक्स हैं उसमें इस तरह से नहीं होता। उसको अगर आप साइड पे भी आपको जो बंदा बैठा है तो उसको देख रहा है तो वो उसको बिल्कुल सही इमेज जो है वो नजर आ रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जो हमने टेक्नोलॉजी डिस्कस करनी है दैट इज प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। प्लाज्मा डिस्प्ले या पीडीपी पैनल्स इनको हम कहते हैं। ये भी जो है ये एक डिस्प्ले टाइप है और ये भी आजकल जो है वो काफ़ी जो है वो कॉमन है। और इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात इनकी ये है कि दे हैव एक्सीलेंट कलर क्वालिटी एंड दे कंज्यूम लेस पावर देन CRT डिस्प्ले एंड जनरेट लेस हीट। And they are portable or but they are costly than both LCD and displays. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लाज्मा होता है। ऑफ कोर्स आपको प्लाज्मा के बारे में डेफिनेटली आइडिया होगा, केमिस्ट्री वालों को पढ़ाने का ये तो फायदा है। क्या होता है ये प्लाज्मा के बारे में आप बताएंगे जी? मतलब ये फिर मैं इसको स्किप कर सकता हूँ स्लाइड को, तो फिर हम अगली स्लाइड पर जो चलते हैं। बताएंगे प्लाज्मा क्या होते हैं, व्हाट आर प्लाज्मा? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, बनती किस तरह से है? जी बेटा कैसे? आयंस और एटम्स वगैरह जो है और मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के ना। अच्छा, तो नेचुरली ये जमीन पे तो ये फोर्थ स्टेट ऑफ ये जो प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कहते ही हैं कि जो 95% जो मैटर है यूनिवर्स में वो प्लाज्मा स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। तो फोर्थ स्टेट सॉलिड लिक्विड और गैस के बाद ये फोर्थ स्टेट है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे जो हाईएस्ट जो एनर्जी होती है वो गैस में होती है। अच्छा, अब गैस को फर्दर अगर आप उस मॉलिक्यूल को एक्साइट आप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निकल जाते हैं और वो फिर आयन जो है वो बन जाता है। और मतलब इस तरह से होता है कि जो इस प्लाज्मा में बेसिकली क्या होता है कि आयन जो मैटर है वो आयन्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स के फॉर्म में। लेकिन चूंकि अर्थ पे नेचुरली जो है वो वो आप कह लें कि प्लाज्मा स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब आप किसी भी एटम को एक्साइट करते हैं और वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो डी एक्साइट हो जाता है, वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो जितनी एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की होती है उतनी ही एनर्जी वो फोटॉन्स के फॉर्म में जो है वो उसको जो है वो रेडिएट कर देता है, उसको इमिट कर देता है। तो वो एनर्जी एक्चुअली जो है वो फिर हम उसको यूज करते हैं फॉर मतलब उसको डिस्प्ले पर्पस के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी होती है ये विजिबल रेंज में नहीं होती, अल्ट्रा वायलेट रेंज जो कि अबव विजिबल रेंज है उसमें होती है। तो हम फिर उसको विजिबल फॉर्म में जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक अगेन एक एनिमेशन थी, एक सिंपल एक जो है ये आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा का एक सेल है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स हैं, तो इसको जब करंट प्रोवाइड करते हैं तो इसके अंदर इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस का भी आपको पता है कि वो जो जिनॉन और ये इस तरह की इनर्ट गैस का एक मिक्सचर होता है। तो हम जैसे ही यहाँ पे करंट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे छोटा सा स्पार्क होता है, उससे फिर ये प्लाज्मा क्रिएट होता है। लेकिन जैसे आपको बताया कि नेचुरली यहाँ पे आयन जो है वो प्लाज्मा स्टेट में नहीं रह सकते, तो फिर वो डी एक्साइट हो जाते हैं। जब वो डी एक्साइट होते हैं तो फोटोन रिलीज करते हैं तो वो फोटॉन्स जो हैं जब वो रिलीज होते हैं तो वो अल्ट्रा वायलेट होते हैं, विजिबल रेंज में नहीं होते। तो उसको विजिबल रेंज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं
उसको हम क्या करते हैं कि इसके सेल की साइड्स पर जो है वो फास्फोरस की कोटिंग होती है। तो ये रेड फास्फोरस है, एक महल में येलो होता है, ग्रीन फास्फोरस है नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम आर्टिफिशियली जो है वो बना सकते हैं। तो जब इसके ऊपर ये लाइट ये जो रेडिएशन गिरती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो उससे फिर जो लाइट निकलती है वो विजिबल नहीं होती, जो कि हमें नजर आती है। तो जिस तरह से हमने कहा था कि 3 कलर के पिक्सल होते हैं, यानी एक पिक्सल को हम एक सब पिक्सल में डिवाइड कर सकते हैं, तो इस तरह से इसमें भी क्या होगा कि 3 कलर के पिक्सल होंगे, रेड ग्रीन और ब्लू कलर के 3 कलर के जो है वो पिक्सल होंगे। ठीक है, तो ये वही चीज सारी जो है मैंने एक्सप्लेन कर दी है। प्लाज्मा डिस्प्ले पर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी फ्लोरेसेंट lights with mixture of neon and xenon gases captured in them. 3 of such tiny light bulbs, each of red, green, blue color, create a single pixel. These tiny lights emitters are connected to a grid of electrical connections to provide them with electrical current. The electrical current is used to ionize gas inside the bulb. The electrons inside an ionized gas collide to emit UV photons. The UV photons emit by the ionized gas strike with the phosphorus to emit visible light. Each plasma display panel contains millions of such tiny light bulbs depending upon the size of the panel. तो ये एक एनिमेशन थी, अब मेरे ख्याल में ये नहीं चलेगी। तो इसमें होता ही है कि जैसे हम इस पिक्सल को हम चार्ज करते हैं, इस पिक्सल को एक्टिवेट करते हैं, तो स्पार्क होता है, छोटा सा स्पार्क होता है, स्पार्क होने से फोटॉन्स निकलते हैं, वो फोटॉन्स में इसकी दीवारों के साथ टकराते हैं और फिर वहाँ से फिर विजिबल लाइट जो है वो निकलती है। तो हम ये प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं कि किस पिक्सल को हमने एक्टिवेट करना है, किसको नहीं करना। जिस पिक्सल को एक्टिवेट करेंगे उसमें से लाइट निकलेगी, बाकी में से जो है वो नहीं निकलेगी। तो अगर आप इसका ये जैसे ये पैनल का इसका क्रॉस सेक्शन लें, तो आप देखेंगे कि इस तरह से रोज होंगी पिक्सल्स की। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि रेड पिक्सल्स की रोज हैं, ग्रीन की है, फिर ब्लू की है, फिर रेड ग्रीन ब्लू। तो इनमें से एक जो है ये 3 मिलके जो है फिर एक सिंगल पिक्सल जो है वो बनाते हैं। यानी ये एक पिक्सल होता है, फिर उसके फर्दर जो है 3 जो है उसके सब पिक्सल जो है उसके होते हैं। तो अगर हमने इसकी क्वालिटी को एवेल्युएट करना है, तो उसमें हम उसमें जो है वो हम कुछ चीज़ों को जो है वो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्प्ले की टाइप कौन सी, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है। तो अगर हम ये देखें तो सबसे जो आप कह लें कि जो लोएस्ट क्वालिटी है वो CRT है। CRT से जो बेटर है वो LCD है, और LCD से भी जो बेटर है वो प्लाज्मा है। इसकी कलर क्वालिटी जो बहुत बहुत रियलिस्टिक इसकी कलर क्वालिटी होती है प्लाज्मा की। अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये भी आते हैं, दे आल्सो कम, ये भी अवेलेबल हैं। तो इसको अगर आप देखें तो इनकी जो कलर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, नियर रियलिटी आप इसको जो है वो कह सकते हैं। फिर उसका स्क्रीन साइज क्या है, CRT जो है वो स्क्रीन साइज में बहुत ज़्यादा बड़े स्क्रीन साइज में अवेलेबल नहीं है, लेकिन LCD और PDP जो है ये बड़े साइजेस में अवेलेबल है। उसके अलावा क्या है कि HD वीडियो क्वालिटी, अच्छा ये HD से तो खैर काफ़ी बात निकल गई, अब तो 4K डिस्प्लेज जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। 4K डिस्प्लेज जो हैं ये इनकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत अच्छी कलर इनकी कलर क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अदरवाइज क्या होता है, हम HD, इससे पहले जो था वो HD पिक्चर क्वालिटी होती थी, और HD पिक्चर क्वालिटी में जो रेजोल्यूशन है वो 1080 जो है वो यानी 2 मेगापिक्सल तक जो है उसकी रेजोल्यूशन जो है वो होती है। फिर ये कि 3D परफॉर्मेंस उसकी है, व्यूइंग एंगल, क्योंकि ये डिस्प्ले हैं, बहुत सारे लोग इसको बैठ के देख रहे होंगे, तो हमने ये चीज़ भी देखनी है कि सब लोग जो दाएं बाएं भी बैठे हैं उनको भी जो है वो सही तरह से नजर आए। तो साउंड क्वालिटी कैसी है ये डिपेंड करता है, अच्छी क्वालिटी का अगर थोड़ा एक्सपेंसिव डिस्प्ले है तो उसमें ज़रा अच्छे स्पीकर वो लगा देंगे, उसकी साउंड क्वालिटी जो अच्छी हो जाएगी। वर्सटिलिटी से हमारा किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो आजकल आप टेलीविज़न देखते हैं तो वो एज ए TV मॉनिटर्स भी यूज़ हो सकते हैं, और एज जो है वो एज कंप्यूटर मॉनिटर्स भी यूज़ हो सकते हैं, टेलीविज़न भी यूज़ हो सकते हैं। और वो आप कह लेंगे उसके अंदर बिल्ट इन उनके अंदर जो है वो क्वालिटी होती है कि उनको अच्छा उसको वायरलेस डिस्प्ले भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन होता है कि आप वायरलेस डिस्प्ले भी उसको जो है वो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर ये है कि उसकी एनर्जी कॉस्ट जो है वो कितनी है, कितनी जो है वो मतलब एनर्जी जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो ये ब्रीफली कोई भी डिस्प्ले अगर आप लें
तो आप इन सारे फैक्टर्स पे उसको जो है फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो प्राइस का है। तो एलसीडी सीआरटी तो जैसे मैंने आपको कहा कि ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, ये तो अब अवेलेबल नहीं है। एलसीडीज और पीडीपी हैं। एलसीडीज जो है ये भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में अवेलेबल है, लेकिन जैसे जैसे इनके फीचर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे एचडी डिस्प्ले है तो उसकी ज़रा प्राइस कम होगी, लेकिन अगर 4K होगा तो उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। और अगर उसमें साउंड क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का स्पीकर वगैरह लगा हुआ तो फिर उसकी भी प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। बेटा कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।